जय हिंद गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं, जो कि आपके CDS एज वेल एज एनडीए एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो फर्स्टली लेट्स स्टार्ट विद आवर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो हमारे 3 अफ्रीकन नेशंस हैं, बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर। इन तीनों कंट्रीज़ ने इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका स्टेट, जिसको हम शॉर्ट में इकोवास कहते हैं, इससे विड्रॉ कर लिया है। सेकेंड न्यूज़ हमारे पास आती है माल्टा। ये एक नेशन है हमारा अफ्रीका में। ये आपका बनता है 119 कंट्री टू ज्वाइन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इससे पहले रोमानिया ने भी ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसका हेडक्वार्टर है हमारा गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट जो फैक्चुअल नॉलेज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है हमारा वेमार ट्राइंगल। अब ये वेमार ट्राइंगल हमारे 3 कंट्रीज़ का ग्रुप है, जिसमें आपके पोलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी आते हैं। तो रिसेंटली इन्होंने कहा है कि ये अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाएंगे, एंड इनका मतलब था कि ये अपनी तरफ से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे इन द सिक्योरिटी एंड द डिफेंस ऑफ एंटायर यूरोपियन यूनियन। सो उस चीज़ पे हमको बस बेसिक याद होना चाहिए कि वेमार ट्राइंगल क्या होता है, कौन कौन से नेशंस आते हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, फ्रांस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेशन प्लस जर्मनी, एंड पोलैंड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थ्राइविंग नेशन करेंटली। अगर हम इकोनॉमी वाइज देखें यूरोपियन यूनियन में, पोलैंड इज़ डूइंग गुड इनफ जॉब एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अगला हमारे पास आता है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ये हमारी दुबई में हुआ है, जो कि UAE में आता है, तो याद रखना है। नेक्स्ट इज माका बुका डे। ये हमारा बेसिकली बैंकॉक में सेलिब्रेट हुआ है, दैट इज़ इन थाईलैंड। तो यहाँ पे अराउंड 100,000 डिवोटीज थे, वो वहाँ गए थे, क्योंकि वहाँ सेक्रेड रिलिक्स हैं लॉर्ड बुद्धा के, प्लस उनके 2 डिसाइपल्स थे। इनके नाम आप थोड़ा सा याद रखिए। इनका नाम था अराहटा सरीपुत्रा एंड अराहटा मौदगलियाना। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि साहिल रीजन। अब ये साहिल रीजन क्या है? बेसिकली ये सहारा को जो सदर्न अफ्रीका से डिस्कनेक्ट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो सदर्न पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट है, उसमें ये रीजन आता है। दिस इज मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चैड, सूडान, एरिट्रिया, इसके पार्ट है। प्लस इसमें हमारे पास सेनेगल भी आता है, यहाँ पे बुर्किना फासो भी है, नाइजीरिया का पार्ट भी। ठीक है, तो इस एंटायर रीजन को हम बोलते हैं साहिल रीजन ऑफ, और या फिर हम इसको कू बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। कू बेल्ट का मीनिंग है कि बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूज होते हैं। ठीक है, आप सुनते हो रिसेंटली, जैसे हमारे पास यहाँ पे नाइजर में कू हुआ था, उसी तरह हमारे पास बुर्किना फासो में भी कू हुआ है। तो ये चीज़ें, इसलिए इसको कू बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। साहिल रीजन में एक ग्रेट ग्रीन इनिशिएटिव का भी लॉन्च हुआ है, जिसमें वो चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में हमें क्या करें, एक ग्रीन बेल्ट तैयार करें, जिसकी मदद से जो आपका सहारा डेजर्ट का एक्सपेंशन है उसको रोका जा सके। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास आती है कि वर्ल्ड की फर्स्ट एयर टैक्सी दुबई में लॉन्च होने वाली है, तो हमको ये पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि वीज़ा फ्री एंट्री रिसेंटली ईरान ने अलाउ करी है फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो कौन सी कंट्री है जहां हम वीज़ा फ्री जा सकते हैं अभी रिसेंटली? दैट इज़ ईरान। इससे पहले थाईलैंड ने भी हमको अलाउ किया था। ठीक है, तो उसको याद रखना है। नेक्स्ट इज कि न्यू दिल्ली में हमारा वर्ल्ड बुक फेयर हुआ था 2024, और वहाँ पे हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर कौन से नेशन के थे? दैट इज सऊदी अरेबिया। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है। और अनदर न्यूज़ इज BAPS मंदिर, एक हमारा जो फर्स्ट हिंदू टेम्पल इनॉग्रेट हुआ है इन द UAE। और ये जो टेम्पल है हमारा, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? दैट इज BAPS। ठीक है, इसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ये टेम्पल का नाम पड़ा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, इट इज़ अ ग्रैंड मैजेस्टिक टेम्पल। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज ग्रीस ने लीगलाइज कर दिया है सेम सेक्स मैरिज। इससे कुछ समय पहले हमने देखा था कि नेपाल ने भी सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया था। ओके, अनदर थिंग इज कि हमारे पास फर्स्ट लग्जरी ट्रेन सऊदी अरेबिया में अनवेल हुई है, और उसका नाम है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। सो कीप दैट इन माइंड, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? एंड फाइनली हमारे पास एक और न्यूज़ आती है कि 13th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस हमारी आबू धाबी में हुई है। आबू धाबी कहाँ पे है? UAE का पार्ट है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे कुछ कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन के, जिन्होंने एनर्जी चार्टर ट्रीटी से पुल ऑफ करने की बात कही है। अब ये एनर्जी चार्टर ट्रीटी क्या है? ये बेसिकली आप बोल सकते हो कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक एग्रीमेंट था, जो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज ने आपस में मिलकर बनाया था। तो इस वजह से, क्योंकि ये चार्टर पहले से साइन था, तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि अब हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी से चेंज होकर रिन्यूएबल सेक्टर एनर्जी पे जाना चाहते हैं।
सो इसलिए बहुत सारे इश्यूज हो रहे थे, क्योंकि कंपनीज गवर्नमेंट को सू कर देती थी, यानी कि उनके खिलाफ लीगल कंप्लेंट फाइल करती थी कि उनको कुछ नुकसान हो रहे हैं। और क्योंकि अभी क्लाइमेट चेंज के लिए हमको क्या करना है, बहुत सारे स्टेप्स भी लेने जरूरी हैं। सो दैट वाज द रीज़न कि इन कंट्रीज ने अब डिसाइड किया है कि ये एनर्जी चार्टर ट्रीटी से विड्रॉ कर लेंगे। उसमें हमारे पास है यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड नेदरलैंड। अनदर थिंग इज कि वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क अल्जीरिया में इनॉग्रेट हुआ है। तो नाम क्या है इसका? ग्रैंड मॉस्क। ठीक है, यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। क्लियर? अनदर इज 37th अफ्रीकन यूनियन की समिट हुई है और ये हुई है हमारी इथियोपिया में। ठीक है, इथियोपिया में कहाँ? एडिस अबाबा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ये जो समिट्स होती हैं डायरेक्ट पूछी जाती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमारे पास है कि यूरोपियन यूनियन ने ही एक और कुछ स्पेशल किया है। इसको कहते हैं हम नेचर रिस्टोरेशन लॉ। इन्होंने पास किया है। अब इसमें हम बोल सकते हैं कि इस लॉ के थ्रू यूरोपियन यूनियन फॉर्मली डिग्रेडेड इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करने की कोशिश करेगी या उसके लिए प्लान्स बनाएंगी। तो हम बोल सकते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक स्टैट्यूट दे दिया गया है जिसके अंडर में जाके नेचर रिस्टोरेशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये किसने किया है? यूरोपियन यूनियन ने। तो कीप दैट इन माइंड। अनदर इज वर्ल्ड डिफेंस शो। अब ये वर्ल्ड डिफेंस शो हमारा सऊदी अरेबिया में हुआ है और ये कितनी तारीख से? 4 से 8 फरवरी के बीच में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि वर्ल्ड डिफेंस शो हमारा सऊदी अरेबिया में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी कुछ नेशनल न्यूज़ आ रही है। नेशनल में सबसे पहले हमारा थोड़ा फैक्चुअल टॉपिक है, जैसे सुबिका पेंटिंग स्टाइल। ये सुबिका पेंटिंग स्टाइल कहाँ से डिराइव्ड है? ये है मेती कम्युनिटी का। कहाँ है? मेती कम्युनिटी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रही है, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये है मणिपुर में। क्लियर? अनदर इज कोकबोरोक ट्राइब। ये भी बोला जाता है, कोकबोरोक ट्राइब भी बोलते हैं उसको हम। कोकबोरोक एक लैंग्वेज भी है वहाँ पे। ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है? त्रिपुरा में। ठीक है, इनको त्रिपुरीज भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये ट्राइब है, वहाँ की लैंग्वेज भी है। क्लियर? नाउ सुबिका पेंटिंग स्टाइल की मैंने बात करी तो आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं उसकी। तो इस टाइप की ये कुछ पेंटिंग्स होती है। क्लियर? ओके। अनदर इज कि हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने कुछ डिस्कवरी करी है। उनको एक 20 फुट टॉल लैम्प पोस्ट मिला है कृष्णा रिवर के आसपास। क्लियर? अब ये बहुत सारी चीज़ें बताता है कि उस समय की वहाँ पे क्या होती थी, ट्रेडिंग होती थी, वहाँ पे एक बिग ट्रेड हॉटस्पॉट रहा होगा। सो ऐसी चीज़ों को हम डिराइव करते हैं बाय द, बोल सकते हैं कि स्टडिंग ऑफ रिमेन्स जो हमको मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमको बस हल्का से याद रखना है। कहाँ पे मिला है? नालगोंडा तेलंगाना में। क्लियर? कहाँ पे मिला है? नालगोंडा तेलंगाना में मिला है हमको एक 20 फुट टॉल लैम्प पोस्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है घर पोर्टल। अब घर पोर्टल क्या है? बहुत सारे आपने सुना होगा चिल्ड्रंस की ट्रैफिकिंग होती है। अब उनको एक जगह से किडनैप करके या फिर ट्रैफिक करके दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो उनको उनकी सही जगह पहुंचाना, दोबारा से उनके घरों से मिलवाना या उनको एक सेफ शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल को किसने बनाया है? ये बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट इज सी केयर वेब पोर्टल। अब सी केयर वेब पोर्टल क्या है? देखो, आपकी क्या होती है, बहुत सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सेंट्रल सेक्टर। वहीं हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कोल माइन प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने प्रोविडेंट फंड सुना होगा, उसी तरह कोल माइंस के जो आपकी सेक्टर है वहाँ के लिए हमारा एक प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली है। उसी ऑर्गेनाइजेशन ने सी केयर्स वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। क्लियर? चल, अनदर न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा रही है वो है आर्टिकल 226। अब हमको पता होना चाहिए कि हमारा आर्टिकल 226 हाई कोर्ट की पावर्स के बारे में बात करता है। हाई कोर्ट की पावर्स टू इशू रिट्स। आपने पढ़ा होगा रिट्स कौन कौन सी है, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टिलरी, प्रोहिबिटरी। ठीक है, एंड देन वी हैव को वारंटो। तो ये आपकी क्या होती हैं? रिट्स होती हैं। क्लियर? तो ध्यान रखना है। ये न्यूज़ में क्यों रहा है? क्योंकि आपके बहुत जगह ऐसे जजमेंट्स आए हैं। ठीक है, हाई कोर्ट से दलीलें की जाती हैं, बाद में अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है केस। बट सुप्रीम कोर्ट में भी ये पावर है रिट्स इशू करने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रिट इशू करने की पावर आती है अंडर आर्टिकल 32। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्लियर? और एक क्वेश्चन आपके पास और बनता है जो कहता है कि द पावर, और वी कैन से द पावर टू इशू रिट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिट ज्यूरिसडिक्शन, वो हमारा हाई कोर्ट का ज़्यादा
बड़ा होता है एज कंपेयर टू द सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रिट्स तभी इशू कर सकता है जब कहीं पे फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना हुई हो या फिर फंडामेंटल राइट्स को किसी तरह से हार्म किया गया हो। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट रिट इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये जो लिमिटेशंस है ये हाई कोर्ट पे बिल्कुल भी नहीं लागू होती। हाई कोर्ट्स किसी भी मैटर में रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है, बशर्ते वो लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर वैलिड हो। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का रिसेंटली इंट्रोडक्शन हो गया है उत्तराखंड में, और ये उत्तराखंड पहला हम कंट्री बोल सकते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हमारा आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है। आर्टिकल 44 हमारा डीपीएसपी के अंडर आता है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आर्टिकल 44 कहता है कि द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मीन्स स्टेट को क्या वर्क करना है कि सारे जो लोग हैं जो इस कंट्री के टेरिटरी में रहते हैं सब एक ही लॉज में गवर्न हो। ठीक है, इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है कामाख्या देवी टेम्पल। अब कामाख्या देवी टेम्पल हमको पता है ये असम में है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट टेम्पल है। यहाँ पे काफ़ी सारी तांत्रिक प्रैक्टिसेस भी होती है, प्लस यहाँ पे एक फेमस मेला मनाया जाता है जिसको नाम कहते हैं अम्बुबाची मेला। अभी अम्बुबाची मेला का क्वेश्चन एफकैट में आया था अभी रिसेंटली, तो ये भी इसलिए है क्योंकि कामाख्या देवी टेम्पल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये ऐसा टेम्पल है यहाँ पे गॉडेस के मेंस्ट्रुएशन को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो प्लीज कीप दैट इन माइंड। अनदर फैक्चुअल नॉलेज इज पीएम डिवाइन स्कीम। अब व्हाट इज पीएम डिवाइन स्कीम? बेसिकली पीएम डिवाइन एक नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए एक बोल सकते हैं डेवलपमेंटल स्कीम है। इसमें हम नॉर्थ ईस्ट रीजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या सोसाइटल डेवलपमेंट की बात करेंगे, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म क्या कहती है, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो प्लीज आप याद रखना, अगर कोई आपसे बोले पीएम डिवाइन किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। अब कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो हमारा इंडिया टू म्यांमार एंड म्यांमार टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ये कनेक्टिविटी हम बोल सकते हैं प्रोजेक्ट है। इसमें हम क्या करना चाहते हैं, हमारे कोलकाता से एक बाय शिप या फिर हम बोल सकते हैं बाय सी रूट हम जाएंगे सितवे पोर्ट इन म्यांमार, और फिर वहाँ से हम जाएंगे ऊपर बाय रोड, और रोड से होते हुए हम सीधा पहुँचेंगे अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में, दैट इज त्रिपुरा। तो इसी को नाम देते हैं हम कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। क्लियर। तो इसको ध्यान में रखना है। ये किस कंट्री के साथ है, म्यांमार के साथ है। एक फैक्चुअल नॉलेज और आता है हमारे पास, ये है हमारा एक्स पार्टे ऑर्डर्स। अब ये एक्स पार्टे ऑर्डर्स क्या होते हैं? तो रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स ने बहुत जगह ये एक्स पार्टे ऑर्डर्स दिए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि इस तरह से मतलब हर बात पे आप एक्स पार्टे ऑर्डर्स नहीं दे सकते। इस ऑर्डर का मतलब होता है कि आप दूसरी बोल सकते हैं दूसरे पक्ष की बात सुने बिना ही सिंगल हैंडेडली कोई ऑर्डर दे दे और उस ऑर्डर को फॉलो करवाएं। सो याद रखना, एक्स पार्टे ऑर्डर्स मीन्स इन दिस orders are given without waiting for the response of other sides. Clear? Okay. नेक्स्ट हमारे पास एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, इसको हम बोलते हैं नेस्डा रिपोर्ट। नेस्डा क्या है? नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ये रिपोर्ट रिलीज करी जाती है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में किस चीज़ की बात की जाएगी? हम ई गवर्नेंस को बढ़ाने की बात करते हैं, ई गवर्नेंस की कंडीशन की बात करते हैं, प्लस ई सर्विस डिलीवरी जो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है तो उसमें किस तरह की हम बोल सकते हैं प्रोग्रेस हुई है या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं उसकी बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अभी रिसेंटली क्या किया है, जो हमारे अजंता एंड एलोरा केव्स हैं उनको स्वदेश दर्शन स्कीम में ऐड किया है। ठीक है, और ये जो अजंता एंड एलोरा केव्स है ये हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी इंक्लूडेड है। क्लियर? तो प्लीज कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक हम बोल सकते हैं कॉपर मेड बापू टावर इनॉग्रेशन हुआ है। बापू टावर आपको पता होगा महात्मा गांधी की बात चल रही है, तो ये कहाँ पे हुआ है? दैट इज इन पटना इन बिहार। एक हमारा अवार्ड दिया गया है हमारे इसरो चीफ एस सोमनाथ जी को,
क्या नाम है उसका? KPP नम्बियार अवार्ड। तो ये थोड़ा हमको ध्यान में रखना है। इट इज़ अ कम्प्लीटली, हम बोल सकते हैं कि रिविजन, आपको जितनी बार रिवाइज करोगे आप उतना ज़्यादा रिटेन करोगे। क्लियर? अनदर इज GD बिरला अवार्ड मिला है रिसेंटली प्रोफेसर अदिति सेन जी को। ये हमारी, हम बोल सकते हैं कि पहली विमेन साइंटिस्ट बनी है जिनको GD बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे पास आती है वो है भारत राइस। जैसे आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले भारत आटा लॉन्च हुआ था, उसी तरह भारत राइस लॉन्च हुआ है। और इसमें क्या दिया जाएगा? 19 रुपये पर केजी के हिसाब से राइस बांटा जाएगा। क्लियर? और कितने कितने पैकेट्स में? 5 kg एंड 10 kg के पैकेट्स में। ठीक है, तो हमको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और न्यूज़ आ रही है, जैसे होरी हाबा बुल रेस। ये कहाँ पे होती है? कर्नाटका में। उसी तरह आप मुझे बताएंगे कि जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ज्ञानपीठ अवार्ड 2024 के विनर्स का नाम घोषित हुआ है। और इसमें नाम किस किस का है? गुलजार साहब का प्लस जो हमारे स्वामी रामभद्राचार्य है उनका। तो आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, गुलजार साहब का नाम और स्वामी रामभद्राचार्य का नाम सभी ने सुना होगा। ठीक है, अनदर इज शिवनेरी फोर्ट। इस बार हमारे CDS में मराठा फोर्ट्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, तो आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। क्लियर? तो शिवनेरी फोर्ट क्या है? ये एक शिवाजी महाराजा का, हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ मराठा फोर्ट है, एंशियंट फोर्ट। और यही माना जाता है कि इट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो हमको पता होना चाहिए। एक फैक्चुअल नॉलेज अगेन, आर्टिकल 142। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट को इस आर्टिकल को इन्वोक करना पड़ा क्योंकि चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में काफ़ी सारे इश्यूज हुए थे। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे आर्टिकल 142 को इन्वोक किया और उन्होंने डिक्री दी है, या फिर हम बोल सकते हैं एक ऑर्डर दिया है। ये 142 कहता है कि जहाँ पे भी कंप्लीट जस्टिस की बात हो, या फिर कहीं पे ऐसा हो कि लॉज अभी एक्ट ना कर रही हो या लॉज ना बनी हो किसी पॉइंट पे, तो उस जगह पे हम क्या बोल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास वो पावर है कि वो एक ऑर्डर या डिक्री पास कर सकता है ताकि हर इंसान को जस्टिस मिले या फिर हर पार्टी को जस्टिस मिल पाए। क्लियर? सो ये हमारा होता है आर्टिकल 142। नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इनको हम देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, लगातार पूछे गए हैं। तो कौन कौन से हैं? ग्रेट अंडमानीज, ओंगे ट्राइब, जरावा ट्राइब, सेंटिनलीज, शोम्पेन एंड निकोबारीज। ये नाम याद रखने हैं, पहले पूछे जा चुके हैं, दोबारा भी आ सकते हैं। क्लियर? ना यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लगाई है ताकि आप सब इसको एक बार रिवाइज कर लो। तो हमारे सबसे टॉप पे होता है हमारा नॉर्थ अंडमान, फिर हमारे पास आता है मिडिल अंडमान, देन वी हैव अवर साउथ अंडमान। देन साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से जो कनेक्ट करता है जो रास्ता, उसको हम कहते हैं डंकन पैसेज। क्लियर? एंड देन वी हैव अवर लिटिल अंडमान के बाद कार निकोबार, और अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड को निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से जो डिस्कनेक्ट कर रहा है या फिर बोल सकते हैं सेपरेट कर रहा है, उसको कहते हैं हम 10 डिग्री चैनल। तो याद रखना है हमको। और फिर कार निकोबार के बाद हमारे पास आता है ग्रेट निकोबार। क्लियर? डन? तो ये चीज़ें हमको याद होनी चाहिए। और यहाँ की जो सबसे बोल सकते हैं हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? सैडल पीक। ठीक है, तो प्लीज कीप इट इन योर माइंड, क्योंकि बार बार पूछा जाता है अंडमान निकोबार से क्वेश्चन। 10 डिग्री चैनल पहले पूछा जा चुका है, ठीक है, और इसके चांसेस है। उसी तरह हमारे पास 9 डिग्री चैनल होते हैं और 8 डिग्री चैनल होते हैं। हमारा 8 डिग्री चैनल हमारे मालदीव को मिनिकॉय आइलैंड से कट करता है, बोल सकते हैं डिवाइड करता है, और वहीं हमारा जो 9 डिग्री चैनल है वो हमारा मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड को क्या करता है? सेपरेट करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कि लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं। तो पंजाब में इलेक्शन के लिए जो स्टेट आइकॉन है वो डिक्लेयर हुआ है और उनका नाम क्या है? शुभमन गिल। आपको पता है क्रिकेटर हैं, तो उनको डिक्लेयर किया गया है एज अ स्टेट आइकॉन। क्लियर? अनदर इज एक हमारे पास डिजीज है, ये हम बोल सकते हैं कि बहुत टाइम से चली आ रही है। इसका नाम क्या है? एलिफेंटियासिस। ठीक है, लिम्फेटिक फ्लेरेसिस भी इसका साइंटिफिक नेम हम बोलते हैं, और इसको इरेडिकेट करना चाहते हैं हम बाय 2027। तो प्लीज कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि रिसेंटली फ्रांस में यूपीआई को फॉर्मली लॉन्च किया गया है एट आईफेल टावर। तो आईफेल टावर तो सबको पता होगा, तो वहां पे हमारा क्या लॉन्च हो गया है? यूपीआई।
अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज रायसीना डायलॉग कंडक्ट हुआ है न्यू दिल्ली में। आपको पता है कि हम ये ईयरली बेसिस में हमारा क्या होता है, रायसीना डायलॉग कंडक्ट होता है। इसको कौन कंडक्ट करवाता है, ORF। तो हमारे जो इस बार रायसीना डायलॉग हुआ है न्यू दिल्ली में, उसमें हमारे चीफ गेस्ट बने थे ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर कारियाकोस मित्सोताकिस, ठीक है। और हमारी जो थीम थी वो थी चतुरंगा। अब चतुरंगा में हमारे 4 कॉर्नर्स आते हैं। पहला है कॉन्फ्लिक्ट, देन कंटेस्ट, देन कॉपरेट एंड देन फाइनली क्रिएट। क्लियर। ऑल्सो हमारी एक और न्यूज़ आई है कि हम बोल सकते हैं कि रिसेंटली हरियाणा पुलिस ने ड्रोन्स का यूज़ किया है फॉर डिस्पर्सिंग टीयर गैसेस। तो ये पहली बनी है, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस जस्ट दिमाग में रखना, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट कहाँ हो रहे हैं, हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पे हो रहे हैं, तो वहीं पे हरियाणा पुलिस ने इसका सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इंडिया की लॉन्गेस्ट ट्रेन टनल वो कौन सी है, वो है हमारी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ठीक है। तो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखना है। डन। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है सुदर्शन सेतु ब्रिज। ये हम बोल सकते हैं इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है। केबल ब्रिज आपने देखा होगा ना, यहाँ पे फोटो में आप देख सकते हो कि केबल की मदद से होल्ड किया जाता है। क्लियर। तो इसको लॉन्च किया है। ये किसको कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है हमारे ओखा को, किससे, बेट द्वारका आइलैंड से। तो याद रखना ये कहाँ पर है, गुजरात में। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा लोकपाल के बारे में हमने सुना है, लोकपाल एंड लोकायुक्ता। ये पॉलिटी के चैप्टर में स्पेसिफिकली मैं कवर करूंगा। तो हमारे लोकपाल के न्यू चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है आफ्टर 2 years ऑफ गैप। तो वो कौन बने, हमारे सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज हैं AM खानविलकर। तो नाम याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं, नाम है AM खानविलकर। क्लियर। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज इज अबाउट स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। अब आपने स्वयं पहले पढ़ा था, स्वयं पहले हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म था, या फिर हम बोल सकते हैं इनिशिएटिव था, जिसमें स्टूडेंट्स को हम क्या देना चाहते थे, एक उनका स्किल डेवलपमेंट करना चाहते थे, उनको एक करेक्ट हॉलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात की थी। लेकिन इस बार जो ये स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म है, ये बात करता है कि आपके स्टूडेंट्स को, या फिर हम बोल सकते हैं यूथ को, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं देंगे, हम उनको वो स्किल्स देंगे जो इंडस्ट्रियल लेवल पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये हमारा है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। किसने लॉन्च किया है इसको, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अनदर न्यूज इज काजी नींबू जो हमारा है, इसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया है, स्टेट फ्रूट बाय आसाम। इसमें एक यूनिक एरोमा होता है, साथ ही साथ इसमें बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इनको वहाँ की जो लोकल कुजीन्स हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे फोटो है हमारी किसकी, जस्टिस AM खानविलकर जी की, याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास डिफेंस। अब डिफेंस की एक्सरसाइजेस हमको पता है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम CDS पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज NDA पॉइंट ऑफ व्यू। तो रिसेंटली हमारी धर्मा गार्जन नाम की एक्सरसाइज हुई है, ये इंडिया और जापान के बीच में होती है। कहाँ पर हुई है, महाजन राजस्थान में हुई है, ठीक है। एंड अनदर इज एक्सरसाइज दोस्ती। अब एक्सरसाइज दोस्ती क्या होती है, ये इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के कोस्ट गार्ड्स के बीच में होती है, और इसमें हमारा बांग्लादेश एक ऑब्जर्वर कंट्री है। क्लियर। और अभी कहाँ पे हुई है, ये माले में हुई थी, मालदीव्स में। नेक्स्ट हमारे पास एक एक्सरसाइज है नेटो की, तो उसका नाम है हमारे पास स्टेडफास्ट डिफेंडर, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्टेडफास्ट डिफेंडर किसकी एक्सरसाइज है, तो ये किसकी है, नेटो की है। अनदर इज एक्सरसाइज शांति प्रयास। ये हमारी एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है पीस कीपिंग के लिए, और इसको को होस्ट किया है नेपाल और USA ने। प्लस ये एक्सरसाइज हुई है काठमांडू नेपाल में। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए। क्लियर। एंड फाइनली वी ऑल्सो हैव एक्सरसाइज वायु शक्ति। ये पोखरान में हुई है हमारी, किसने कंडक्ट करी है, इंडियन एयरफोर्स ने। क्लियर। और इस एक्सरसाइज का जो थीम था वो था लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। इसमें बहुत सारे एयरक्राफ्ट ने पार्ट लिया, अराउंड 100 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट ने पार्ट लिया है। क्लियर। अब आगे बढ़े उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, जैसे कि आर्मी हेडक्वार्टर्स। तो आपको पता होगा कि आर्मी के बहुत सारे कमांड्स हैं, तो हमको सारे कमांड्स पता होने चाहिए। 7 कमांड्स इन टोटल है हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आती है नॉर्दर्न कमांड। जो नॉर्दर्न कमांड है वो हमारी है उधमपुर में, जम्मू एंड कश्मीर।
देन हमारे पास है वेस्टर्न कमांड जो कि चंडी मंदिर में है, एंड देन हमारे पास आती है साउथ वेस्टर्न कमांड जो कि जयपुर में स्थित है, एंड देन सदर्न कमांड इन पुणे एंड ईस्टर्न कमांड इन कोलकाता, एंड फाइनली सेंट्रल कमांड हमारी आती है लखनऊ में। अब इन सब कमांड्स के अलावा हमारे पास आर्मी की ट्रेनिंग कमांड भी है, वो हमारी है शिमला में। तो हमको ये सारे याद होने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास रिसेंटली कुछ ट्रायल्स भी हुए हैं। हमने पहली बार नाइट टाइम टेस्ट किया है आकाश मिसाइल का, क्लियर। नेक्स्ट समर एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो IAF ने लॉन्च किया है हमारे वायु शक्ति के दौरान में, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे कि समर एयर डिफेंस सिस्टम कौन लॉन्च किया है या फिर किसने बनाया है, दैट इज IAF, दैट इज इंडियन एयर फोर्स। इसमें कुछ प्राइवेट कंपनीज भी हैं, बट आई थिंक उनका नाम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जस्ट पता होना चाहिए क्या है। तो समर एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। अनदर इज हमारे पास 2 मिशन आते हैं और दोनों मिशन सिमिलर काम के लिए हैं। तो हमारे पास पहला मिशन है मिशन एस्पाइड जो कि यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है, और दूसरा है ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जो कि USA ने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है अगेंस्ट द हूथी रेबल्स इन द रेड सी, ठीक है। रेड सी रीजन को प्रोटेक्ट करना है हमको हूथी रेबल्स से, और हूथी रेबल्स कहाँ से अटैक कर रहे हैं रेड सी में, येमेन से। तो याद रखना है ये सारी चीजें। नेक्स्ट हमारे पास है सरंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम जो हमारी है वो सिंगापुर के एयर शो में गई थी और वहां पे उन्होंने डिस्प्ले किया है, क्लियर। और कौन सा वाला हमारे पास हेलीकॉप्टर्स गए हैं, दैट इज ALH एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, या फिर उसी को हम बोलते हैं ध्रुव, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पहला ट्रांस ओशियनिक सॉर्टी हम बोल सकते हैं कि विमेंस इंडियन वुमेन टीम गई है। तो उसमें हमारा इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तारिणी गया है INS मांडोवी गोवा से लेकर पोर्ट लुइस एंड मॉरिशस। तो इसको हमको याद में रखना है थोड़ा सा, ठीक है। अनदर इज हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री है प्लस हमारा जो ओमान है उनके बीच में एक MOU साइन हुआ है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स, क्लियर। तो किसके साथ हमने किया है रिसेंटली, ओमान के साथ, तो उसको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट न्यूज हमारे पास जो आ रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी की फर्स्ट फीमेल सूबेदार हमको मिली है, दैट इज प्रीति रजक जी। अनदर इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और हमारे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। एंड देन फाइनली एक न्यूज आती है कि एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, इसका नाम क्या है, कान, ठीक है। आगे भी नाम है बट मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको ज्यादा बेटर रहेगा। ये किसका है, टर्की का है, क्लियर। तो ये टर्की ने अभी हम बोल सकते हैं कि टेस्ट किया है एक टाइप से, उसकी फर्स्ट मेडन फ्लाइट की है, हम कह सकते हैं। तो ये थी हमारी डिफेंस की न्यूज। अब हम थोड़ा बढ़ते हैं आगे, दैट इज इन आवर इकोनॉमिक सेक्टर। फर्स्टली हमारे पास आता है कि बजट के बारे में। तो हमको पता है रिसेंटली इंटरिम बजट रिलीज हुआ है बिफोर द इलेक्शन। तो अब इस बजट में हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए जाते हैं, तो हमको देखना है वो कौन कौन से हैं। फर्स्टली हमारे पास जो रिलीज होता है दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका जिक्र हमारे आर्टिकल 112 में होता है। सेकेंड होता है डिमांड्स फॉर ग्रांट, ठीक है। अब जो डिमांड्स फॉर ग्रांट जो है ये आर्टिकल 113 मेंशन करता है। एंड थर्ड डॉक्यूमेंट होता है फाइनेंस बिल, ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि आखिर कितना टैक्स आप इंक्रीज कर रहे हो या कितना टैक्स वगैरह लगा रहे हो आप, ठीक है। ये है इन द आर्टिकल 110 प्लस। अब ये 3 जो डॉक्यूमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। इनके अलावा और 2 डॉक्यूमेंट्स है जो कि पेश किए जाते हैं अलॉन्ग विद द बजट। उनको जो पेश करने की बात है वो हमारे FRBM एक्ट में की गई है, ठीक है, जिसमें पहला है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एंड दूसरा है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये चीजें, ये पांचों के 5 डॉक्यूमेंट हमारे बजट के साथ रिलीज होते हैं, क्लियर। तो ध्यान रखना है। अब हम बजट की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा हम बजट को समझते हैं। तो देखो बजट का मतलब क्या है, आपके घरों में भी अगर बजट बनता है इसका मतलब कितना रुपीस आपके पास आया और कितना रुपीस आपके से गया, मतलब कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। तो उसी को समझते हैं कि अगर हम सरकार की या फिर देश की इनकम को हम टोटल 1 रुपीज़ माने तो कहाँ से वो 1 रुपी आ रहा है और कहाँ वो 1 रुपी जा रहा है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो पैसा आने का है वो हम बोरोइंग से आते हैं, ठीक है, कि हम कहीं से उधार लेते हैं या लोन लेते हैं, 28%। सेकेंड जो हमारे पास सबसे ज़्यादा पैसा आता है वो आता है इनकम टैक्स से, दैट इज 19%, ठीक है।
देन उसके बाद हमारे पास आता है जीएसटी, एंड जीएसटी के बाद आता है कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स के बाद हमारे पास नंबर आता है नॉन टैक्स रिसीप्ट। मैं पहली वीडियोस में समझा चुका हूँ नॉन टैक्स रिसीप्ट क्या होती है। बेसिकली जैसे आपके हो गए फीस कलेक्शन, आपका फाइन कलेक्शन, वो आपका नॉन टैक्स रिसीप्ट्स आते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आती है यूनियन एक्साइज ड्यूटी, एंड देन उसके बाद कस्टम्स, एंड फाइनली नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। क्लियर? नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स में आपके बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी तो वो आपके होते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। अब जा कहाँ रहा है पैसा? अब सबसे ज्यादा जो खर्चा होता है सरकार का वो जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में। अब देखो यहाँ पे हमने जब पैसे आ रहे थे 28%, वो बोरोइंग्स आ रहे हैं, तो उसका आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट पेमेंट भी करना है। तो इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि 20% आपका चला जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है 20% जो स्टेट्स को दिया जाता है, ठीक है। मतलब केंद्र सरकार आपके हर एक स्टेट को एक सर्टेन अमाउंट देती है। वो सर्टेन अमाउंट कितना दिया जाएगा ये कौन डिसाइड करता है? ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है वो हमारा जाता है दैट इज एन सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसमें 16% जाता है। देन उसके बाद हमारे पास जाता है अदर एक्सपेंडिचर्स में, जो कि इधर उधर के खर्चे होते हैं जो कि सरकार के होते होंगे। उसके बाद होता है हमारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, ठीक है। एंड देन डिफेंस ऑल्सो हैव 8% कॉन्ट्रीब्यूशन। देन वी हैव डिफेंस फाइनेंस कमीशन के जो ट्रांसफर्स होते हैं 8%, देन सब्सिडी 6% एंड पेंशंस 4%। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है हमको। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास न्यूज आ रही है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। इसको शॉर्ट में हम ई-नैम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ऑनलाइन फार्मर्स के लिए हमने मार्केट क्रिएट किया है, जहाँ पे सारी मंडीज को हम एक प्लेटफॉर्म पे ले आए हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ई-नैम। क्लियर? नेक्स्ट है एक रिसेंट न्यूज रही है कि रिजर्व बैंक ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन डाल दिए पेटीएम पेमेंट बैंक पे, क्योंकि उन्होंने आरबीआई की गाइडलाइंस के साथ कंप्लायंस नहीं किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब आरबीआई की बात कर रहे हैं, पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, पेमेंट बैंक्स की बात हो रही है, तो हमको पता होना चाहिए कि पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस है वो आरबीआई देता है। तो आरबीआई ने रिसेंटली डिसेंट्रो, जसपे एंड जोहो तीनों को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया है। इससे पहले कुछ अदर कंपनीज को भी मिला है, जैसे जोमेटो हो गया, स्ट्राइप हो गया, टाटा पे हो गया। तो हमको याद होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी एक रिपोर्ट आई है, क्रिसिल की स्टडी रिपोर्ट है, इसका नाम क्या है? प्रभाव, ठीक है। क्या है? क्रिसिल की है और क्या नाम रखा हुआ है? प्रभाव। चलो, और इसको कौन रिलीज करता है? सिडबी रिलीज करता है, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बस इतना ही काफी है आपको याद रखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक फैक्चुअल नॉलेज है दैट इज अकॉर्डियन टैक्स। व्हाट इज अकॉर्डियन टैक्स? तो याद रखो बच्चा कि अकॉर्डियन टैक्स वो टैक्स रेजिम होती है जहां पे हम इंसान के, हम बोल सकते हैं कि इनकम के बेसिस पे या एसेट्स के बेसिस पे टैक्सेशन लगाते हैं, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम, जैसे इंडिया में है कि अगर आपकी इनकम कम है तो आपको कम टैक्स पड़ेगा, अगर आपकी बिल्कुल ही काफ़ी एक लिमिट से कम है तब तो आपको पड़ेगा ही नहीं। उसी तरह अगर आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स का परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा, यानी कि प्रोग्रेसिवली आपका टैक्स इंक्रीज हो रहा है। तो इसी टैक्स सिस्टम को बोलते हैं अकॉर्डियन टैक्स सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ई जागृति पोर्टल। अब ये ई जागृति पोर्टल क्या है? ये एक पोर्टल है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर का, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर किसके लिए आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंडर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना कि इस पोर्टल का काम क्या है? कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। आपको पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं प्रोडक्ट्स में, बोल सकते हैं कि फेक प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जाते हैं या फिर सर्विसेज में कोई इंटरप्शन आता है। तो उस केसेस में अगर आपको कोई भी डिस्प्यूट है या आपको कोई भी कंप्लेंट है तो आप उसको कहाँ पे कर सकते हो? ई जागृति पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। नाउ थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ते हैं, जैसे कि वेंचर डेट एंड वेंचर कैपिटल। तो वेंचर डेट बेसिकली हमारे यहाँ हम बोल सकते हैं कि इसमें जो इशूअर है वो इक्विटी नहीं ले रहा है किसी कंपनी की, उस कंपनी की पार्टनरशिप नहीं ले रहा होता है। इंस्टेड वो एक सर्टेन अमाउंट का हम बोल सकते हैं एक टाइप का लोन दे रहा है कंपनी को। इसमें हम बोल सकते हैं कि वेंचर डेट में जो पैसे दे रहा है उसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कंपनी की वर्किंग में, ठीक है। वहीं वेंचर कैपिटल जो होते हैं वो बेसिकली एक इक्विटी ले लेते हैं कंपनी में अपने पैसे के बदले में। तो जब भी उसके बाद अगर कोई भी चीज़ ढंग से नहीं हो रही कंपनी में तो उनका इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द वेंचर डेट देने वाले लोगों से, ठीक है। तो प्लीज़ याद रखना
तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। बाकी आप पॉइंट्स पढ़ सकते हो, आई थिंक वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज फार एज CDS एंड एफकेट एग्जामिनेशंस आर कंसर्न्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेस एंड टेक। रिसेंटली न्यूरालिंक जो कंपनी है इलॉन मस्क की, उन्होंने एक इंसान की ब्रेन में एक वायरलेस चिप को प्लांट किया है। उस चिप का नाम है टेलीपैथी। इसके थ्रू वो इंसान क्या कर सकता है, कंप्यूटर कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। अनदर वन इज जापान का हायाबुसा 2 मिशन है। ये एस्ट्रॉइड रियोगो से सैंपल्स वापस लाया है। तो आपको पता है इसी तरह जो हमारा नासा का एक मिशन था वो क्या लाया था, एस्ट्रॉइड बेनू से सैंपल रिकॉर्ड लाया था। तो आपको याद रखना है उसका नाम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेस मिशन है हमारा नासा का। तो इसको ध्यान में रखना है, किसका है, नासा का है। नेक्स्ट हमारे पास है कि साइंटिस्ट ने वाटर मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट किया है ऑन द सरफेस ऑफ एस्ट्रॉइड्स। उन एस्ट्रॉइड्स का नाम क्या है, आइरिस एंड मसालिया। और इसको जो ऑब्जर्व किया है या फिर ये जो डिस्कवरी की है किसने करी है, नासा की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ने। ये दुनिया की सबसे बड़ी एयरबोर्न एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, इसका नाम है सोफिया। ठीक है, सोफिया की फॉर्म क्या है, स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। तो प्लीज कीप इट इन माइंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसरो ने रिसेंटली इनसैट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया और इसको लॉन्च किया विद द हेल्प ऑफ GSLV F-14 लॉन्च व्हीकल। अब ये जो लॉन्च व्हीकल है GSLV, ये थोड़ा माना जाता है कि उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए इसका नाम था नॉटी बॉय। ठीक है, और इस सैटेलाइट को फंड जो किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने किया। तो बस याद रखना कि सक्सेसफुली लॉन्च हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड 100% FDI। अब हम बोल रहे हैं कि यूनियन कैबिनेट ने कहा है कि 100% स्पेस सेक्टर में हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकती है। लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन इस न्यूज़ में कि 100% स्पेस सेक्टर में नहीं खुला है, बट हाँ जो सैटेलाइट्स के कंपोनेंट्स बनाने के लिए उसमें 100% FDI है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी यहाँ आके डायरेक्ट सैटेलाइट बना सकती है, नहीं, सिर्फ उसके कंपोनेंट्स के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंडिया की फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी। ये कहाँ पे लॉन्च हुई है, IIT कानपुर में। ठीक है, याद रखना। और इसका नाम क्या है, S2 या फिर जिगर ठंडा। इसका नाम क्या है, S2 या फिर जिगर ठंडा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्लीज कीप इट इन माइंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सोरा। सोरा क्या है, हमारा एक ओपन AI ने, बोल सकते हैं ओपन AI का एक नया आर्टिफिशियल जनरेटिव मॉडल है जो कि है GPT की तरह बोल सकते हो। चैट GPT आपका क्या करता है, हमारा टेक्स्ट टू टेक्स्ट है ना, कि आप कुछ टाइप करते हो, आपका रिजल्ट आपका इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट ही आता है। लेकिन सोरा हमारा क्या करेगा, टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। ठीक है, तो ध्यान रखना है। एंड देन हमारे पास आ रहा है होमोसेप एटम। अब ये होमोसेप एटम हमारा इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। और इसको डेवलप किया गया है बाय अ स्टार्टअप नेम्ड सोलिनास, जिसको इंक्यूबेट किया है हमारे IIT मद्रास ने। ठीक है, तो प्लीज कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक रिकॉर्ड बनाया गया है नया बाय रशियन कॉस्मोनॉट ओलेग कोनोनेंको ने। तो सबसे ज्यादा दिन स्पेस में रहने का रिकॉर्ड इनका है। तो नाम याद रखना है, ओलेग कोनोनेंको। क्लियर, ओके। तो ये था हमारा स्पेस एंड टेक। आगे बढ़ते हैं हमारा एनवायरनमेंट की न्यूज़ पे। तो एनवायरनमेंट की न्यूज़ में हमारा सबसे पहले आ रहा है कि COP14 ऑफ कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज का कहाँ पे हेल्ड हुआ है, समरकंद उज्बेकिस्तान में। तो हमको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रिपल डिप लानीना। अब ये क्या होता है ट्रिपल डिप लानीना, जब हमारा लानीना वाली कंडीशन बोल सकते हैं कि 2 बार से ज़्यादा यानी कि 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल डिप लानीना। क्लियर, बस इसको इंपॉर्टेंटली याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास आल्मा आटा डिक्लेरेशन। तो ये किससे रिलेटेड है, ये है हेल्थ केयर ऑफ पीपल से रिलेटेड, मतलब हेल्थ केयर से रिलेटेड हमारे पास ये डिक्लेरेशन था। वैसे ही टालानोआ डायलॉग किससे रिलेटेड है, ये हमारा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। क्लियर, और फाइनली पटना डिक्लेरेशन हमारा रिलेटेड है बर्ड कंजर्वेशन से। अगेन ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है चार और चपोरी। ये क्या होता है, तो रिवरलाइन एरियाज है, मतलब रिवर के आसपास वाले एरियाज हैं जो कि हम बनते हैं, हमने देखे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर।
जो आपको पता है ब्रह्मपुत्र रिवर है। अब वहाँ पे क्या है, बहुत बार रिवर शिफ्ट्स होती रहती है, अपने प्लेन को चेंज करती हैं। तो जब उनका रास्ता चेंज हो रहा है तो कई बार छोटे छोटे आइलैंड्स आते हैं, कई बार वो सबमर्ज हो जाते हैं, कई बार वो इमर्ज हो जाते हैं वापस से। तो उनको क्या बोलते हैं, चार चपोरी बोलते हैं। क्लियर। अब क्योंकि ये सबमर्ज हो रहे हैं, कभी ये इमर्ज हो रहे हैं, तो यहाँ पे बोल सकते हैं एक टाइप का माइग्रेशन पैटर्न चलता है। क्लियर है, तो इसको ध्यान में रखना। डन। नेक्स्ट हमारे पास है चंद्रागिरी रिवर। अब ये चंद्रागिरी रिवर क्या है, इसका एक और नाम है पेरुपुज़ा रिवर। ये कहाँ पर है, केरला में। तो आपको बस इतना याद होना चाहिए कि आपकी जो चंद्रागिरी रिवर है ये कहाँ पे, क्योंकि जब हम चंद्रागिरी सुनते हैं तो हमको नॉर्थ की याद आती है, क्योंकि नॉर्थ में भी एक रिवर है जिसका नाम था चंद्रभागा। ठीक है, तो वो कंफ्यूज मत होना, चंद्रागिरी रिवर इज इन केरला। प्लस हमारे पास एक एक्स्ट्रा फैक्चुअल नॉलेज है, बक्सा टाइगर रिजर्व, ये हमारा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है। उसी तरह एक होमवर्क है कि कामलांग टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। डन। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा न्यूज में आपके लिए लेके आया हूँ, जैसे कि रामसर साइट्स। तो सिरपुर वेटलैंड, ठीक है, ये कहाँ पे हमारा, मध्य प्रदेश में है। सतकोसिया गोर्ज, ये भी कहाँ पे है हमारा, ये हमारा उड़ीसा में है। देन वी हैव नंद लेक इन गोवा, रंगनिट्टू बर्ड सेंचुरी इन कर्नाटका, वेल्लोडे बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ये हमारा तमिलनाडु में है। तो बाकी भी आप थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। ठीक है, हल्का सा याद रखिए अगर हो सकता है जितना। ठीक है, जो क्वेश्चंस यूजुअली सीडीएस में आते हैं वो थोड़े मेजर वाले आते हैं, जैसे आपसे सिरपुर पूछ लिया जाएगा, सतकोसिया इज ऑल्सो वेरी फेमस, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कॉटन के बारे में। तो आपको पता है कि लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन में हमारा इंडिया आता है। ठीक है, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम आफ्टर चाइना, एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। तो ये हमको पता होना चाहिए। तो कॉटन क्या है, एक टाइप की खरीफ क्रॉप है। क्लियर। इसमें एक चीज खास याद रखने की है कि 180 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए होते हैं, 180 दिन आपकी फ्रॉस्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए कितना क्लाइमेट है, 21 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। जान, तो आप याद कर सकते हो। सबसे बेस्ट सॉइल इसके लिए मानी जाती है ब्लैक सॉइल, रेगुर भी बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास है वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अभी पढ़ा भी था हमने, ये वेटलैंड भी है, ये ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी है इन द कंट्री। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास एक न्यूज़ है कजाकिस्तान में। तो यहाँ पे एक मीथेन लीक कंडीशन हुई है, और ये लार्जेस्ट मीथेन लीक माना जाता है कहाँ का, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आज तक हुआ है। तो प्लीज इसको याद रखना है, कजाकिस्तान। डन। अब एक एक्स्ट्रा न्यूज़ और है, रबड़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो रबर क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है, किसका, आइसोप्रीन का। क्लियर, याद रखना। रबर ट्री का ऑर्गेनिक नेम क्या है, हीविया ब्रासिलेंसिस, नाम याद रखनी चाहिए। एंड देन मेजर प्रोड्यूसर कौन कौन है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है केरला में, फिर तमिलनाडु में, फिर कर्नाटका। इंडिया दुनिया का 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड 2nd लार्जेस्ट कंज्यूमर है। क्लियर, तो इसको ध्यान में रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे पास हेल्थ सेक्टर में। तो हेल्थ में रिसेंटली हमने देखा है कि तमिलनाडु ने कॉटन कैंडी को बैन कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें पाया गया है एक कैंसर कॉजिंग केमिकल, उसका नाम है रोडामाइन बी। नेक्स्ट हमारे पास आता है काला अजहर। काला अजहर क्या है, एक डिजीज है, इसको कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है, लेशमेनिया। नेक्स्ट हमारे पास है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है जिसकी वजह से आपकी बॉडीज में कुछ एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ इसमें हमारी इंपैक्ट होती है। अनदर इज एडवर्ड सिंड्रोम। अब एडवर्ड सिंड्रोम जो हमारा है, इसको हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली इसको ट्राइसोमी 18 भी कहते हैं। ठीक है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें आपकी फिजिकल ग्रोथ हैम्पर होती है वाइल ड्यूरिंग द फीटस डेवलपमेंट। जब फीटस डेवलप हो रहा होता है उसी समय कुछ चीजें क्या होती है, पर्टिकुलरली डेवलप नहीं हो पाती, और मोस्टली देखा जाता है कि इसमें जो इन्फेंट होता है वो ज्यादा टाइम सर्वाइव भी नहीं करता है। नाउ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि ODF। ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस। इसमें माना जाता है कि जब कोई भी किसी रीजन, अगर कोई रीजन है वहां पे एक भी इंसान ओपन में डेफिकेट नहीं कर रहा है, तो उसको हम ODF स्टेटस देते हैं। ODF प्लस में क्या होता है कि आपका डेफिकेशन तो नहीं होना चाहिए, प्लस वहां पे कम्युनिटी टॉयलेट्स होनी चाहिए, पब्लिक टॉयलेट्स होनी चाहिए, वेल मेंटेन। ठीक है, तीसरा होता है ODF डबल प्लस। इसमें ODF प्लस वाली कंडीशंस प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए जहाँ पे प्रॉपर सीवेज मेंटेनेंस हो एंड मैनेजमेंट हो। क्लियर। एंड फाइनली हमारे पास एक और होता है वाटर प्लस।
ठीक है। इसमें सारा का सारा जो वेस्ट वाटर है वो क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट के अंडर जाना चाहिए। और बिफोर उसको हम कहीं पे भी रिलीज करें, मान लो कि हम रिवर में रिलीज कर रहे हैं या कहीं पॉन्ड में रिलीज कर रहे हैं, तो पहले उसको पूरी तरह से क्लीन करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है कि रिसेंटली पेरू ने एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी ड्यू टू डेंगू। अब ये न्यूज़ पुरानी है, सीरम इंस्टीट्यूट वाली मैंने पहले कवर करी है, बट फिर से याद रखना, सीरम इंस्टीट्यूट ने हमारा एक HPV वैक्सीन डेवलप करी थी। HPV वैक्सीन का नाम क्या था, सर्वावैक। ये हमको प्रिवेंट करता है सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट हमारे पास आती है लाभा योजना। ये योजना MSP प्रोवाइड करेगी फॉर द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में कौन कौन से आते हैं, जैसे बैम्बू हो गया, ठीक है। ये चीज़ें जो वहाँ के आदिवासी लोग या फिर वहाँ के लोकल लोग कनेक्ट करके उसको बेचते हैं, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया है बाय उड़ीसा गवर्नमेंट, तो प्लीज कीप इट इन माइंड। नेक्स्ट हमारे पास है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। इस योजना के अंतर्गत हम चाहते हैं कि हम MSMEs को ज़्यादा बूस्ट कर पाएं इन द फिशरीज सेक्टर, ताकि वो ज़्यादा फॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। अभी हमने देखा है जो फिशरीज सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इनफॉर्मल है, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी बिजनेस होता है वो उतना ज़्यादा स्केल अप नहीं हो पाता है, तो उसको स्केल अप करने के लिए ये योजना लाई गई है, ठीक है। और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सारथी पोर्टल। इस पोर्टल की मदद से हम इंश्योरेंस पहुंचाएंगे फार्मर्स और रूरल पॉपुलेशन तक, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कीम्स आ सकती हैं, जैसे कि हमारी क्रॉप इंश्योरेंस होती है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जैसे, प्लस एनिमल एंड पोल्ट्री इंश्योरेंसेस हो गए, ऐसी पर्सनल इंश्योरेंसेस, होम इंश्योरेंसेस, फार्मिंग इक्विपमेंट्स के आपके इंश्योरेंस हो गए। तो ये सारे के सारे हम क्या करेंगे, इस पोर्टल के थ्रू लोगों में डिस्पर्स कर पाएंगे, ठीक है। अनदर वन इज PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसमें हमारा टारगेट ये है कि हम 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाएं 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को। नेक्स्ट हम आते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में। तो अभी रिसेंटली R अश्विन ने अपने 500 इंटरनेशनल टेस्ट विकेट्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो हमको नाम पता होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया ने अंडर-19 ODI वर्ल्ड कप जीत लिया है, ठीक है, जिसमें उसने इंडिया को हराया। ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो ये लोकेशन हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज इंडिया की पहली फीमेल पिच क्यूरेटर बनी है, उनका नाम है जयसिंथा कल्याण। तो याद रखना इनका नाम क्या है, जयसिंथा कल्याण। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जय शाह है, इनको अपॉइंट कर लिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल का फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव टर्म, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना है बस, किसको अपॉइंट किया है, जय शाह को। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं तो आई थिंक भूलोगे भी नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कि अभिनव बिंद्रा जी को टॉर्च बेरर बनाया गया है 2024 के पेरिस ओलंपिक में, ठीक है। तो आपके कहाँ हो रहे हैं, पेरिस में ही हो रहे हैं ना आपके 2024 में। नेक्स्ट हमारा कहाँ होगा, लॉस एंजलिस में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप। ये कहाँ पे हो रही है, हमारी न्यू दिल्ली में हो रही है। इसका इनॉग्रेशन हमारे अनुराग सिंह ठाकुर जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर उन्होंने किया, ठीक है, याद रखना है। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स में होंगे, मीन्स हर एक स्टेट में इनके इवेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। और इसका जो मैस्कॉट है उसका नाम है अष्टलक्ष्मी, ठीक है। और ये आप इसकी फोटो देख सकते हो, ये मैस्कॉट। तो अष्टलक्ष्मी क्या है, एक बटरफ्लाई है, याद रखना अष्टलक्ष्मी इज अ बटरफ्लाई। क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मिसलेनियस है, जैसे कि पहला आता है हमारे पास पर्पल फेस्ट 2024। ये हमारा राष्ट्रपति भवन में इनॉग्रेट हुआ है या फिर मनाया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये डिसेबल लोगों के लिए या फिर जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है उनके लिए ये मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है श्रीलंका की जो SLPP पार्टी है, ये एक फैक्चुअल नॉलेज है, ठीक है। ये पहली बोल सकते हैं कि पार्टी बनी थी या फिर पहला कंट्री बना था जिन्होंने अपना फर्स्ट कार्बन सेंसिटिव इन्वायरमेंट फ्रेंडली इलेक्शन कैंपेन किया था इन 2019। क्लियर, तो बस इसको याद रखना क्योंकि ये न्यूज़ में था, क्योंकि इंडिया में भी हम चाहते हैं कि इस टाइप के कैंपेन्स हों, तो आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी वाज कि हमारे तमिलनाडु में हमको क्या मिले हैं, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शंस। एक मिला है हमारा 11वीं सेंचुरी का ग्रंथम और दूसरा हमको मिला है 16वीं सेंचुरी तमिल इंस्क्रिप्शन। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए, इनके मैंने यहाँ पे फोटो लगाई है, आप एक बार देख सकते हैं। तो इस टाइप के वो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास है कुतिया कोंड कम्युनिटी। अब ये जो कुतिया कोंड कम्युनिटी है ये उड़ीसा में बिलोंग करती है और यहाँ पे ये PVTGs के अंडर आते हैं। PVTGs क्या होते हैं हम पहले पढ़ चुके हैं। PVTGs होती हैं हमारी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब
हमारे ट्राइब्स में भी जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हुए हैं उनको हम पीवीटीजी में डालते हैं या फिर उस कैटेगरी में इनरोल करते हैं, ठीक है। इनको इनवाइट मिला था कहाँ के लिए, रिपब्लिक डे परेड पे। तो याद रखना हम इनवाइट करते हैं सर्टेन कम्युनिटीज़ को फॉर द रिपब्लिक डे। तो यहाँ पे इस साल किसको इनवाइट किया गया है, कूतिया कोन कम्युनिटी को। क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज है अगेन, स्नो मून, हंगर मून, मिनी मून। अब इन सब का मीनिंग एक ही होता है। तो ये वो कंडीशन होती है जब हमारा मून डायरेक्टली अपोजिट होता है अर्थ के। क्लियर। तो बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा पुंगानुर ब्रीड ऑफ काउ। अब पुंगानुर ब्रीड ऑफ काउ जो है ये डॉर्फ काउज है, बहुत छोटी हाइट की होती है। ये पूरी लाइफ टाइम में इनकी हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है। तो ये कहाँ मिलती है, आंध्र प्रदेश में मिलती है। तो प्लीज़ याद रखना, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज व्योममित्रा। व्योममित्रा क्या है हमारा, ये इसरो का एक बोल सकते हैं एक रोबोट है जिसको एक टाइप से टेस्ट फ्लाइट करी जाएगी बिफोर द गगनयान लॉन्च। तो गगनयान में हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहे हैं स्पेस में फॉर 3 days। तो उसको भेजने से पहले एक हम टेस्ट फ्लाइट करेंगे और उसमें किसको भेजा जाएगा, ये वुमेन रोबोट को भेजा जाएगा, दैट इज व्योममित्रा। तो याद रखना है। क्लियर। ओके, सो दिस वाज इट फॉर द February month। आई होप यू लाइक्ड एंड एंजॉयड द वीडियो। और इसको रिवाइज करते रहिए जितना कर सकते हैं, एंड बाकी कीप वर्किंग हार्ड एंड दैट्स इट। गुड बाय।